हेलो बच्चों, बायोलॉजी वाला चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। और बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनटीए के मॉक टेस्ट है बेटा, उसमें कई सारे क्वेश्चन बायोलॉजी में आपके एनसीईआरटी के बाहर से पूछे जा रहे हैं। तो पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने मॉक टेस्ट 1 के कुछ क्वेश्चन अपलोड किए थे जो एनसीईआरटी के बाहर से पूछे गए, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैंने आपको सिखाया था। तो इस वीडियो में भी हम एनटीए के मॉक टेस्ट के जो एनसीईआरटी के बाहर से पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर विल। बेटा, अमीबा में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना। ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। अब जब अमीबा की बात करते हैं हम, तो अमीबा एक फ्रेश वाटर एनिमल है और ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है बेटा। तो जब ये पानी फ्रेश वाटर के अंदर रहता है तो पानी इसकी बॉडी के अंदर आता रहता है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उस पानी को बॉडी से बाहर करती रहती है। तो इस तरीके से इसकी जो बॉडी है उसका साइज मेंटेन रहता है। लेकिन अब अगर अमीबा को सॉल्ट वाटर में प्लेस कर देंगे, सॉल्ट वाटर कहे या मैरीन वाटर कहे, तो सॉल्ट वाटर या मैरीन वाटर में प्लेस करने पर क्या होगा कि अब इसकी जो बॉडी है उससे, चूंकि इसकी बॉडी के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसका जो आप कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल है वो सॉल्ट वाटर की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। तो अब इसकी बॉडी में पानी आएगा नहीं बल्कि पानी बाहर जाने लगेगा। तो अब यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का कोई काम नहीं रह जाएगा, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डिसअपीयर हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता कि अगर किसी अमीबा को हम प्योर वाटर में रखते हैं, है ना, किसी अमीबा को अगर यहाँ सॉल्ट वाटर की जगह कहा जाता प्योर वाटर में प्लेस करते हैं, है ना, तो प्योर वाटर में अगर हम अमीबा को प्लेस कर देंगे तो उस केस में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो बहुत तेजी के साथ काम करने लगेगी। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तेजी के साथ काम करने लगेगी क्योंकि प्योर वाटर में बेटा रखने पर बहुत तेजी से अमीबा की बॉडी के अंदर पानी आएगा और उस पानी को निकालने के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तेजी से काम करेगी। तो वहां पर आंसर होगा कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वर्क फास्टर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए आप, व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ which of the following gas changes in blood would first lead to urge to breathe। करें, अगर कुछ देर तक अपनी सांस आप रोकें, आप ये करके भी देख सकते हैं, कुछ देर तक अपनी सांस को अगर आप रोक के रखते हैं तो उसके बाद फिर आपको सांस लेनी पड़ती है। तो अब करें, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको सांस लेने की इच्छा होती है। तो बेटा, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में, राइजिंग CO2 कंसेंट्रेशन। यानी जब आप अपनी सांस को रोकेंगे थोड़ी देर के लिए तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन तो नहीं जा रही लेकिन CO2 का लेवल बढ़ रहा है और CO2 का लेवल बढ़ने की वजह से आपको सांस लेने की इच्छा होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट लीड टू अर्ज टू ब्रीथ, कौन सी गैस चेंज कर रहा है कि जिसकी वजह से आपको सांस लेने की इच्छा होगी, तो राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन। अब ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है लेकिन एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि जो ऑक्सीजन का रोल होता है रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने में वो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है। रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने का काम मेनली CO2 के द्वारा ही किया जाता है। अगर प्रीवियस ये क्वेश्चन आपने किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, द मेमोरी ग्लैंड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। मेमोरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। एवोल्यूशन के दौरान जो स्वेट ग्लैंड, जो पसीने वाली ग्रंथियां हमारी स्किन में पाई जाती हैं, इन्हीं के मॉडिफिकेशन से मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हुआ। अगर आपने बायोनिट बुक लगाई होगी या आप मेरे क्लासरूम वीडियो लेक्चर आपने पढ़े होंगे तो उसमें मैंने आपको ये बताया भी है। और जो बच्चे गंगवार इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे उनको जो वर्कबुक मिली होगी उसमें उन्होंने अगर पढ़ा होगा तो वहां पर ये क्लियरली मेंशन भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, बॉटनिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर की बेटा अगर हम बात करते हैं तो इसका बॉटनिकल नेम आपसे पूछा गया है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, आप याद रख सकते हैं। बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी बोट्राइटिस, ये कॉलीफ्लावर का बॉटनिकल नेम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ एसिटेबुलेरिया इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ। बेटा, ये हैमरलिंग का जो एक्सपेरिमेंट है ये सेल में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप गंगवार इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे या फिर अगर आपने बायोनेट बुक लगाई होगी तो उसमें आपको क्वेश्चन मिले होंगे। बायोनेट बुक बेटा अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से अभी भी आप परचेज करके उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जो एनटीए के टेस्ट में पूछे जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी के बाहर से हैं। बायोनेट बुक के सेक्शन डी में बेटा वो क्वेश्चन आपको दिए गए जो एनसीईआरटी के बियॉन्ड है। साथ ही एनसीईआरटी को भी बेहतर तरीके से कवर करने के लिए इस बुक को आप अभी भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं।
तो हैमरलिंक का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें राइजोइड और स्टॉक का एक्सचेंज किया जाता था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। बेटा देखिए एनटीए के 90 क्वेश्चन में से बायो में करीब 25-30 क्वेश्चन बाहर से पूछे और उनको आप याद कर लीजिए, और डेली बेसिस पे आपको मैं ये कराता रहूंगा, तो ऐसे 20-25-30 क्वेश्चन होंगे, इनको डेली बेसिस पे आप याद करते रहिए। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेपिली आर विदाउट टेस्ट बर्ड इन द ह्यूमन टंग। हमारी जो टंग है उसमें 3 तरह की पेपिली पाई जाती है बेटा, तो उनमें जो फिलीफॉर्म पेपिली होती है, फिलीफॉर्म पेपिली में टेस्ट बर्ड नहीं पाई जाती है। जो फिलीफॉर्म पेपिली होती है यहाँ पर टेस्ट बर्ड एब्सेंट होती है। एनसीईआरटी में पेपिली का कोई जिक्र नहीं किया गया, टाइप ऑफ पेपिली के बारे में नहीं बताया गया है। अल्फा डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी प्रेजेंट। अब अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ भी जिक्र नहीं किया है। अल्फा डाइवर्सिटी की बात करें तो विद इन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है उसी को अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे ये कम्युनिटी है, एक समुदाय है, और इस कम्युनिटी के अंदर की डाइवर्सिटी को अल्फा डाइवर्सिटी कहा जाएगा। तो विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी, ये देखिए रणथंभौर नेशनल पार्क। बेटा नेशनल पार्क में एक साथ आपको करा भी दूंगा, ठीक है, तो इंतजार करिए। एनसीईआरटी के बाहर के जो टॉपिक हैं वो हम अपलोड करना शुरू करेंगे इस चैनल पे भी। रणथंभौर नेशनल पार्क, अब एनसीईआरटी में नेशनल पार्क का तो जिक्र है, लेकिन नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट है, 12 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो आपको मैं बता दूंगा। एक ये भी उसी में से 12 में से, तो ये बेटा राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में। The most common indicator organism that represent polluted water is, polluted water में सबसे कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म के बारे में आपसे पूछा गया बेटा, तो इश्चर्चिया कोलाई। अगर कोई पोल्यूटेड वाटर बॉडी है तो वहां पर इश्चर्चिया कोलाई जरूर मौजूद होगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म जो कि पोल्यूटेड वाटर में प्रेजेंट है, दैट इज इश्चर्चिया कोलाई। Root does not help in the absorption of water in which of the following plant। अब बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उनको देखिए, तो पिस्टिया आपको दिया गया है, ये एक एक्वेटिक प्लांट है। तो एक्वेटिक प्लांट में जो रूट है ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले नहीं करती, वाटर का एब्जॉर्प्शन जनरल बॉडी सरफेस से हो जाता है। बाकी ये जो 3 प्लांट आपको दिए गए टेरेस्ट्रियल प्लांट है, इनमें रूट वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, लेकिन पिस्टिया हो गया, आइकॉर्निया हो गया, इनमें रूट वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करती हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। खुराना गॉट नोबेल प्राइज फॉर, हरगोविंद खुराना की बेटा बात करें, एच.जी. खुराना के नाम से इन्हें आप जानते हैं। जेनेटिक कोड का जो टॉपिक एनसीईआरटी में दिया गया उसमें आपने पढ़ा होगा, लेकिन नोबेल प्राइज के बारे में एनसीईआरटी ने नहीं बताया, तो आप याद कर लीजिए कि हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था जेनेटिक कोड के लिए। इन्होंने जेनेटिक कोड का नेचर पता लगाने के लिए काफी रिसर्च किया था, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मटेरियल इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम। बेटा टिश्यू कल्चर मीडियम को प्रिपेयर करने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है, तो बेटा इसके लिए कोकोस न्यूसीफेरा, यानी जो नारियल है इसके पानी का यूज किया जाता है, क्योंकि जो नारियल पानी होता है उसमें कई सारे हार्मोन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो कि कैलस के फॉर्मेशन के लिए या फिर किसी भी सेल की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो ये पॉइंट आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। वैसे अगर आपने बायोनिट लगाई होगी, अगर आपने वर्कबुक देखी होगी जो मैं अपनी कोचिंग में प्रोवाइड करता हूं, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। एफीमेरल आर जीरोफाइट दैट आर, ये इकोलॉजी का पॉइंट है बेटा। अगर आपने वर्कबुक में एडॉप्टेशन टॉपिक को पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो एफीमेरल होते हैं दीज आर ड्रॉट एस्केपिंग। जिसके पास वर्कबुक है वो जाके चेक जरूर करेगा, और वर्कबुक नहीं है तो उसकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा भी, ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। एफीमेरल ऐसे जीरोफाइट हैं जो ड्रॉट एस्केपिंग नेचर के होते हैं। इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ, अभी एनसीईआरटी में नहीं बेटा इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट या रेड ड्रॉप, लेकिन बायोनिट में क्वेश्चन जरूर आपको दिया गया है। तो इस इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप से ये पता चला कि 2 फोटो सिस्टम एक साथ वर्क करते हैं, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों एक साथ वर्क करते हैं। तो ये आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेबेरियन ऑजिकिल आर फाउंड इन, अब ये पॉइंट सीधे जैसे आपने ईयर ऑजिकिल पढ़ा है, ईयर ऑजिकिल हमारे ईयर में पाए जाते हैं, यहाँ पर पूछा वेबेरियन ऑजिकिल के बारे में। तो वेबेरियन ऑजिकिल कहाँ पाए जाते हैं, फिशेज। ये आपको याद रखना कि मछलियों में वेबेरियन ऑजिकिल प्रेजेंट होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन, क्लोजेस्ट रिलेटिव। अगर इवोल्यूशन का आपने, इवोल्यूशन चैप्टर का बेटा आपने वर्कबुक किया होगा या बायोनेट से क्वेश्चन किए होंगे, तो उसमें ये पॉइंट दिया गया जो एनटीए ने अपने टेस्ट में पूछा है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये एनटीए ने अपने मॉक टेस्ट में पूछे हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से हैं। तो यहाँ पर बेटा चिंपैंजी, जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से जो चिंपैंजी है ये ह्यूमन का सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बेटा ये एनसीईआरटी में अब आपको नहीं दिया गया। 3 लाइन होती है डिफेंस की, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है बेटा ये स्किन है, हमारी जो स्किन है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करती है। अगर आपने इंस्पेक्शन पढ़ी होगी, जो इंस्पेक्शन या वर्कबुक जो मैं अपने क्लासरूम में प्रोवाइड करता हूं, तो उसमें मैंने तीनों लाइन आपको डिफेंस की बताई है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन हो जाएगी। Which of the following statement is true regarding the role of acetylcholine in neurophysiology? acetylcholine के रोल के बारे में आपसे बेटा यहाँ पर पूछा गया है। तो एसिटाइलकोलिन की अगर हम बात करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, और ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है पोटेशियम आयन के लिए। जब एसिटाइल कोलिन नर्व एंडिंग से सिक्रीट होता है तो ये परमेबिलिटी को चेंज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19, इन टिश्यू कल्चर मीडियम द एम्ब्रियोइड, ये टर्म एनसीईआरटी में कहीं नहीं, फ्रॉम पॉलन ग्रेन इज ड्यू टू, पॉलन ग्रेन से जो एम्ब्रियोइड बनाए जाते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक में, इसका रीजन आपसे पूछा गया। तो इसका रीजन है बेटा सेलुलर टोटीपोटेंसी। सेलुलर टोटीपोटेंसी के द्वारा एम्ब्रियोइड का फॉर्मेशन किया जाता है टिश्यू कल्चर मीडियम में पॉलन ग्रेन से। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द करेक्ट पेयर फॉर एन एडिबल पार्ट। अब ये टॉपिक भी ज्यादातर एनसीईआरटी में बेटा आपको नहीं दिए गए, लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में मार्फोलॉजी को पढ़ा होगा मुझसे, और वर्कबुक मैंने जो आपको दी है उसमें मैंने आपको एडिबल पार्ट बताए, तो वहां पर आप जाके देखिएगा जो डेट फॉर्म होता है उसमें मीजोकार्प होता है। और ये जो बेटा जो बच्चे कोचिंग में नहीं पढ़ते थे, वो कहीं और पढ़ते थे, उनको मैं वर्कबुक पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन एनटीए ने पूछे हैं ये सारे क्वेश्चन मैंने वर्कबुक में या बायोनीट बुक में कवर किए हैं। तो बायोनीट अभी भी आप कर सकते हैं, इतना टाइम आपके पास है यहाँ पर। तो डेट फॉर्म में मीजोकार्प एडिबल पार्ट होता है, बाकी जो ऑप्शन आपको दिए गए वो इनकरेक्ट हैं। 21, artificial induction of roots on stem before it is separated from the parent plant for propagation is called। अब बेटा ये जो टेक्निक है यहाँ पर, ये टेक्निक एनसीईआरटी में आपको नहीं दी गई, लेकिन अगर आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर की वर्कबुक देखेंगे तो वहां पर मैंने आपको बताया, और ये क्वेश्चन बायोनीट में भी दिया गया है। लेयरिंग प्रोसेस है बेटा। लेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जैसे एक प्लांट है तो इस प्लांट की जो बार्क होती है उसको छील के और वहां पर पॉलिथीन बांध दी जाती है, तो वहां से क्या होता है, रूट निकल आती है, और रूट निकलने के बाद इस पार्ट को यहां से काट के और अलग कर लिया जाता है। तो वही कहा है कि आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ रूट ऑन स्टेम बिफोर इट इज सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट प्लांट। पेरेंट से इस पार्ट को अलग करने से पहले इसमें रूटिंग करवा दी जाती है, दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज लेयरिंग। ये ग्राफ्टिंग नहीं, कई सारे बच्चे ग्राफ्टिंग से कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, generally the number of integument in the ovule of angiosperm and gymnosperm is, जनरली आपसे कहा है बेटा, तो जनरली अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म होते हैं बेटा बाइटेगमिक। बाइटेगमिक का मतलब इनमें दो ओव्यूल में दो इंटेगुमेंट पाए जाते हैं, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेंट जिन्हें आप कहते हैं ना। और जिम्नोस्पर्म जनरली, हमेशा नहीं, यूनिटेगमिक होते हैं। जनरली आपसे पूछा गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अब आपसे पूछा कि एंजियो और जिम्नो में कितने इंटेगुमेंट होते हैं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 2 and 1, बाइटेगमिक एंड यूनिटेगमिक। क्वेश्चन नंबर 23, बाय द यूज ऑफ बायोटेक the production of B2 vitamin has been increased to about 20,000 times in which of the following organism। तो बेटा मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लासरूम में पढ़ाया था, फंजाई टॉपिक को जाके देखिएगा। फंजाई में मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया अस्बिया गॉसिपी, और ये बताया था कि इसमें B2 विटामिन जो होता है, विटामिन B2 ये काफी रिच होता है। तो उस पॉइंट से केवल ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, वेक्टर फॉर कालाजार। कालाजार की बेटा बात करते हैं, तो कालाजार की बात करें तो लिशमेनिया के द्वारा ये बीमारी होती है, और इसका जो
कालाजार का वेक्टर है दैट इज सैंड फ्लाई। कालाजार नाम की बीमारी लिशमैनिया के द्वारा होती है, सैंड फ्लाई इसका वेक्टर है। अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की वर्कबुक की होगी तो ये डिटेल में आपको लिशमैनिया के बारे में, ट्रिपेनोसोमा के बारे में बताया गया है। तो बेटा ये 24 क्वेश्चन थे और ये एक ही मॉक टेस्ट से लिए गए, एक ही मॉक टेस्ट से ये 24 क्वेश्चन बेटा लिए गए हैं। और ये 24 क्वेश्चन उन 90 क्वेश्चन में से हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये तरीका पसंद आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर के पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। या तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, फिर या तो फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। वर्कबुक में आपको दे रहा हूं, उससे आप कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है ये भी मैं लिंक में आपको दे दूंगा, तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही वर्कबुक जिनकी बात मैं कर रहा हूँ इसको मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, उसके बारे में भी जल्दी बताऊंगा। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा, ताकि आगे की जो वीडियोस हैं जो एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन एनटीए के टेस्ट में पूछे जा रहे हैं उनको मैं अपलोड करता हूं। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है, क्या मुझे आगे भी इस तरह की वीडियो अपलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके सजेशन हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ओके बच्चों, तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।